तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का है ऑरेंज अलर्ट, कई जगहों पर भूस्खलन की आशंका। उत्तराखंड के 8 पर्वतीय जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तेज गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं अन्य जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार की कई दौर की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने से कहीं कहीं सड़क और राजमार्गों के अवरुद्ध होने की भी आशंका जताई गई है। बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। इससे प्रदेश में 43 सड़कें बंद हो गई है। लोनीवी के प्रमुख अभियंता दीपक यादव ने बताया कि सोमवार शाम तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में छोटी बड़ी 43 सड़कें बंद हो गई है। इनमें 3 स्टेट हाईवे, 2 मुख्य जिला मार्ग, 1 अन्य जिला मार्ग और 37 ग्रामीण सड़कें शामिल है। सड़कों को खोलने के लिए 51 जेसीबी को लगाया गया था। उन्होंने बताया कि सड़कों को खोलने के काम में किसी तरह से कोताही नहीं बरती गई। जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर खत्म हुआ दंगल, पहलवानों के ऐलान पर बृजभूषण की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पहलवानों द्वारा सड़क पर धरना खत्म करने की बात पर कहा कि मामला अदालत में और अदालत अपना काम करेगी। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने रविवार को एक जैसा ट्वीट कर कहा कि सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि पहलवान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब लड़ाई सड़क पर नहीं कोर्ट में होगी। मणिपुर के हालात बहुत अराजक, क्या हो रहा कुछ कह नहीं सकते। राज्य में भड़की जातीय हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह। मणिपुर में भड़कती जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय हिंसा की बदलती प्रकृति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिंसा का शुरुआती दौर बेहद संवेदनशील और राजनीति से प्रेरित था, लेकिन अब क्या हो रहा है हम नहीं कह सकती, बहुत अराजक है। रविवार देर रात नई दिल्ली से लौटने के बाद इम्फाल में सिंह ने कहा कि बाहरी क्षेत्र में गोलाबारी से लेकर घाटी के जिलों में नागरिक असंतोष तक हिंसा की बदलती प्रकृति अमित शाह के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सिंह ने नई दिल्ली में शाह को मणिपुर के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल साबित हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि शाह ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह और राज्य के मंत्री सुसिंद्रो मेती के घरों पर हमले, सरकारी संपत्तियों में आगजनी व तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों की आवाजाही को बाधित किए जाने जैसे मुद्दे उठाए। हायर पेंशन पर ईपीएफओ ने दी राहत, अब 11 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के जो सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हायर पेंशन का लाभ उठाने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने ईपीएस के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया, यानी कि अब एलिजिबल मेंबर 11 जुलाई तक उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते कि इससे पहले 2 बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उच्च पेंशन के आवेदन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ईपीएफओ तीसरी बार भी समय सीमा बढ़ा सकता है। ईपीएफओ ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि पात्र पेंशन भोगियों अंशधारकों को इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा देने के इरादे से 15 दिन के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। बयान के अनुसार इसके अनुसार कर्मचारियों को विकल्प, संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने को लेकर समय सीमा बढ़ाकर 11 जुलाई 2023 कर दी गई है। बयान के अनुसार किसी भी पात्र पेंशन भोगी सदस्य जिसे केवाईसी अपडेट करने में समस्या होने से विफल, संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वे तुरंत समाधान के लिए EPFIGMS पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केजरीवाल ने राहुल गांधी से की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा, क्या विपक्षी लामबंदी में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी। विपक्ष के 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने शुक्रवार को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद पर यह कहते हुए सवाल उठाया था कि दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट होने तक वह किसी भी विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख पर असमंजस के बीच अरविंद केजरीवाल ने पटना के विपक्षी दलों की बैठक में राहुल
राहुल गांधी से मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने सीधे राहुल गांधी से बात की। केजरीवाल ने कहा कि यदि कोई मुद्दा है तो वो इस पर चाय पर सुलझा सकते हैं। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि शुक्रवार को विपक्ष की बैठक में केजरीवाल ने कहा कि मतभेदों को बुलाकर एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जब विपक्षी दलों की अगली बैठक जुलाई में शिमला में निर्धारित है और इससे साझा एजेंडा तैयार करने के साथ ही राज्यवार रणनीति का भी फैसला किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया कि वह शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की अगली बैठक में शामिल होंगे या नहीं। गर्म हुआ पुरानी पेंशन का मुद्दा। यूपी के लाखों कर्मचारी हुंकार रैली से दिखाएंगे अपनी ताकत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मंगलवार को राजधानी में लाखों की संख्या में कर्मचारी जुटेंगे। चारबाग रेलवे स्टेडियम में होने वाली हुंकार महारैली में पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के नेतृत्व में कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस बाबत सोमवार को चारबाग स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के दफ्तर में हुई प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि संयुक्त मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दबाव बनाया जाएगा। इस हुंकार रैली में रेलवे के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। मंच के राष्ट्रीय संयोजक व ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एक छलावा है और जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी कर्मचारी 30 से 40 वर्ष की सेवा देकर स्वयं व आश्रितों को पेंशन के सहारे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार बनता था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी उचित ठहराया था। लेकिन वर्तमान सरकार आर्थिक बोझ के नाम पर इससे बचना चाह रही है। एसजीपीसी का प्रधान सीएम को जवाब। धामी बोले वह पार्टी ऑफिस में चाय पीने गए। मान ने इस पर भी ट्वीट किया, यह सही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की तरफ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी की बैठक को लेकर बीते दिन किए गए ट्वीट का प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जवाब दिया है। उन्हें भगवत मान को नसीहत भी दी है कि हर बात का ट्वीट नहीं किया करें। वहीं धामी ने कहा कि पर्सनल रंजिश निकालने की उनकी आदत नहीं है। धामी ने कहा कि बीते दिन के आनंदपुर साहिब में जत्थेदार सुल्तान सिंह के पद संभालने की रस्म के बाद अकाली दल के ऑफिस में गए थे। वह अकाली दल के कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने वहां चाय पी और मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस पर ट्वीट कर दिया। हर बात पर ट्वीट करना सही नहीं है। एडवोकेट धामी ने कहा कि मैं चिट्ठी लेकर आ गया जी भगवत मान जी, यह मते एसजीपीसी खुद तैयार करती है। एसजीपीसी में 25-25 साल पुराने सदस्य, मैं लॉयर हूँ। हमें डिक्टेशन की जरूरत नहीं होती। डिक्टेशन की जरूरत आपको होती है। हेलीकॉप्टर पकड़ दिल्ली जाकर डिक्टेशन लेने जाते हो। छोटी छोटी बात पर ट्वीट करना सही नहीं है। दिल्ली में महंगी बिजली का किन लोगों पर पड़ेगा असर, अब कितना अधिक आएगा बिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरें बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया। आयोग के इस फैसले के बाद दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ने जा रही है। अब दिल्ली में बिजली की दरें करीब 10% महंगी हो जाएगी। विद्युत नियामक आयोग के फैसले के बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा, किन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। साथ ही आयोग के फैसले के बाद सवाल हो रहा है कि पीपीएससी ने 9.46% बढ़ोतरी के बाद अब लोगों को कितनी बिजली का बिल देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर इस बढ़ोतरी का असर पड़ेगा। आतिशी ने आगे बताया कि महीने में 200 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने पर बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलती उनके बिजली बिलों में पीपीएससी सरचार्ज में 8% की बढ़ोतरी होगी। जैसे जिनका 100 रुपए का बिल आ रहा है उनका अब 108 रुपए का बिल आएगा। बंद दुकान में कपड़ों की गांठ से मिले 6 करोड़। कानपुर में आईटी रेड जारी, देर रात तक होती रही नोटों की गिनती। ज्वेलर्स बुलियन कारोबारी के यहां आयकर छापे ने सोमवार को बड़ी सफलता पाई है। रविवार को कारोबारी के घर में खड़ी कार का सीट कवर फाड़ने के बाद 12 किलो सोना बरामद किया गया था। सोमवार को जब कार्रवाई लगभग खत्म होने को थी तभी छिपाकर रखे करोड़ों की नकदी का राजफास हो गया। रात को आयकर अफसर अचानक नायगंज स्थित बांग्ला बिल्डिंग पहुंचे। बंद दुकान की तलाशी ली तो कपड़ों में छिपे 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। देर रात तक नोटों की गिनती जारी होने से बरामद रकम के बढ़ने के भी आसार हैं। गोरखपुर में मानसून ने दी दस्तक, आज भी बारिश के आसार। मानसून ने रविवार की शाम को पूर्वी यूपी में दस्तक दे दी, जिसके बाद जिले में बूंदाबांदी और मानसूनी हवा से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि रविवार को दिन में तीखी धूप की वजह से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान भी रहे। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार को भी बारिश के आसार थे। आमतौर पर पूर्वांचल में 19 से 20 जून तक मानसून की आमद होती जाती है। इस बार मानसून करीब 7 दिन देर से आया है। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे ने बताया कि मानसूनी हवाएं पूर्वांचल तक पहुंच गई है। इन हवाओं के साथ गहरे काले बादल भी पूर्वी यूपी का रुख कर चुके हैं। अगले 24 घंटे में बारिश होने का अनुमान है।